हेलो फ्रेंड्स। तो ड्रामा की शुरुआत में हम शैनन को शेंशी को bully करते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर उनकी सिस्टर यानी कि शेंशी की बायोलॉजिकल सिस्टर उसे सेव करने पहुंच चुकी थी और वह सीधे नैन को थप्पड़ लगा देती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पर हमला करने की। इसे सेव करने के लिए मैं हूँ और इस घर में मेरी ही पावर चलती है और मैं जब चार्ज में हूँ तो मेरी सिस्टर को कोई बुली नहीं कर सकता और उसे उठा के ले जाती है। अब आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, इसके लिए हम कहानी की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है शैन फैमिली यहाँ पर नैन को बहुत प्यार किया करती थी और उन्हीं की जो बायोलॉजिकल डॉटर यानी कि बड़ी डॉटर होती है सॉन्ग, उसे वह बिल्कुल भाव नहीं देते थे। और हालांकि इस घर का पूरा चार्ज सॉन्ग के पास था, बट मॉम उसे ज़रा भी अटैच नहीं थी। यहाँ पर सॉन्ग उन्हें कहती है, आप तो मुझे वैसे भी अलग तभी कर चुके थे जब आपने दूसरी बेटी प्लान की थी। और यहाँ पर इस बात को सुनते ही नैन का ओवर ड्रामा शुरू हो जाता है और मॉम भी यहाँ पर ताने देने लग जाती है सॉन्ग को। तो डैड यहाँ पर जाते हैं सॉन्ग के पास रिक्वेस्ट करने कि प्लीज़ माफ़ी मांग के ये सब को ख़त्म करो। तो सॉन्ग उन्हें कहती है कि आपका ड्रामा करके हो गया हो तो मैं यहाँ से जाती हूँ और मुझे डिस्टर्ब ना करिए। तभी यहाँ पर उनके पास एक लेडी आती है कुछ डॉक्यूमेंट लेकर। तो जैसे ही सॉन्ग ऑफिस में होती है, उसे भी उसी डॉक्यूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। वह कहती है, अभी मुझे 1 सेकंड नहीं हुआ है ऑफिस में आए और अभी आपकी छोटी लाडली का यहाँ पर ड्रामा हो गया। बताइए क्या यहाँ पर उसने गड़बड़ की जिसे मुझे समेटना है। तो डैड उसे बताते हैं कि यहाँ पर एक पैटर्निटी टेस्ट रिपोर्ट आई है जिसके अकॉर्डिंग नैन तुम्हारी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है। इस बात से सॉन्ग शॉक में होती है, क्या वह मेरी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है? यह आखिर आप क्या कह रहे हैं? और इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? और मेरी बायोलॉजिकल सिस्टर आखिर है कौन? आपको इसके बारे में पता करना होगा। और यहाँ पर वह अपने असिस्टेंट को भी ऑर्डर दे देती है, जल्दी से पता करो कि मॉम जिस प्राइवेट हॉस्पिटल में थी उसमें आखिर मेरी सिस्टर बायोलॉजिकल सिस्टर कहाँ गायब हो गई। तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है। और असिस्टेंट भी जानकारी निकाल के ले आता है और इतने साल पहले की सीसीटीवी फुटेज भी उसे मिल चुकी थी। पूरे 18 साल पहले की सीसीटीवी फुटेज उन्हें मिल जाती है, जहाँ पर एक नर्स झांझाऊ होती है जिसने कि उसकी बायोलॉजिकल सिस्टर को रिप्लेस कर दिया था यहाँ पर नैन से। तो यहाँ पर वह उस झाऊ की रिपोर्ट भी दिखाता है और कहता है, बट जिसने यह बेबी स्वैप किया वह चाओ की जगह पर कोई और थी। यहाँ पर उसकी बॉडी स्ट्रक्चर से वह नहीं लग रही। तो वह निकल जाती है अब घर के लिए। बट नैन अभी भी यहाँ फुल कॉन्फिडेंस में थी क्योंकि उसे पता था मॉम तो उसे ही प्यार करती है, तो उसे तो कहीं जाने नहीं देगी। तो अब बड़ी बहन के पास जाकर कहती है कि मॉम डैड को मैं ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। तो यहाँ पर सॉन्ग कहती है, बाकी सब जाने दो, पहले बताओ मेरी बायोलॉजिकल सिस्टर कहाँ पे है। तो वह उसे हॉल में भेजते हैं और हॉल में सी यहाँ पर दूर से डरी हुई सहमी बैठी थी। सॉन्ग उसे देखते हुए सोचती है, इसका मतलब मुझे कभी भी एक बहन होने से नफरत नहीं थी, मुझे नफरत इस बात से थी जो एंटाइटलमेंट बिहेवियर नैन हमेशा से दिखाती आई थी। और वह सी की केयर करने लगती है, पूछती है तुम्हें यह चोट कैसे पहुंची। वह फॉस्टर पेरेंट का नाम लेती है क्योंकि वह शराबी होते हैं उसके फादर और वह उसे बुली किया करते थे। तो वह कहती है कि अब तुम यह कभी भी मत भूलना, इस घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे नाम पे है और मैं ही चार्ज में हूँ, तो मैं हमेशा से तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी। और उसे यहाँ पर एक रूम दिखाया जाता है जहाँ पर उसके लिए ब्रांड न्यू कपड़े होते हैं, यहाँ पर ज्वेलरीज होती हैं
जिन्हें देखती है जैसे ही सी तो वह बहुत ही इमोशनल फ़ील करती है। यहाँ पर सॉन्ग कहती है, क्या तुम्हें किसी और चीज़ की भी ज़रूरत होगी तो तुम मुझे बता सकती हो, और यह तुम्हारे लिए अभी कुछ भी सामान आया नहीं है, हम तुम्हारे लिए कुछ और लेंगे। बट सी को तो इतने प्यार की आदत होती नहीं है, तो वह कहती है अरे इन सब की क्या ज़रूरत है। बट वह कहती है तुम मेरी बहन हो, तुम्हें इन सब की ज़रूरत है, और अभी के लिए तुम यहाँ पर आराम करो। और बाहर जाते ही वह अब जाकर गुस्सा करने वाली थी नैन पर, और नैन का ड्रामा तो अभी तक शुरू था अपनी मॉम के साथ कि देखिए मैं अभी भी मॉम डैड को छोड़ना नहीं चाहती हूँ, मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। बट सॉन्ग तो कह देती है बटलर को कि तुरंत से इसका सामान गेस्ट रूम में शिफ्ट किया जाए। मॉम कहती है यह हमारी बेटी है, तो वह कहती है इस लड़की ने 18 साल तक आपकी बेटी की जगह लेके रखी थी और आपकी बेटी ऐसे ही टॉर्चर होती रही। ये तो बहुत ही एहसान की बात है जो मैं इसे इस घर में भी रहने दे रही हूँ, अन्यथा इसकी वजह से जो मेरी बायोलॉजिकल सिस्टर को हार्म हुआ है, मुझे इसे निकाल देना चाहिए था। तो इन माँ-बेटी का तो ड्रामा शुरू ही रहता है, और यहाँ पर डैड भी किसी का भी साथ नहीं दे पाते हैं, इसलिए सॉन्ग को कह देते हैं कि तुम्हें जो करना है तुम वो करो। और मॉम तो ऐसे दिल टूटा हुआ ड्रामा कर रही थी जैसे कि यहाँ पर पता नहीं क्या हो गया है, और वह अपने बायोलॉजिकल डॉटर के बारे में ज़रा नहीं सोच रही थी। और अब जाकर असिस्टेंट उधर बता रहा होता है, अभी तक उसे झेनसाओ नर्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, बट वह बाकी के प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा होता है। यहाँ पर बटलर भी आ जाता है और कहता है कि मैम जो हमारी सी मैम यहाँ पर आई हैं, उन्होंने अभी तक एक भी ज्वेलरी को टच नहीं किया है, आपकी लाई हुई ब्रांड न्यू ड्रेसेस नहीं पहनी हैं। तो वह समझ जाती है उसे तो पैसे की ज़रा भी फ़िक्र नहीं है। और अब जाकर सॉन्ग जाती है अपने ऑफिस में मीटिंग के लिए, तो यहाँ पर नैन तो समझ जाती है कि अब वह काफ़ी देर तक घर नहीं आने वाली, और यही मौका है सी को सबक सिखाने का, इसलिए सी के पास पहुँच जाती है। बट सी को याद होता है सॉन्ग ने तो उसे कहा था कि वही इंचार्ज है, बट अभी भी नैन उसे बुली कर रही होती है। और रास्ते में जाते हुए सॉन्ग को याद आता है उसे तो घर में कुछ काम था, और दूसरी तरफ सी को यहाँ पर बुली किया जा रहा था। यहाँ पर सारे के सारे मेड लोग भी उसके साथ मिले हुए थे सी को बुली करने के लिए, और नैन तो यहाँ पर कैंची से उसकी आंखें डिस्ट्रॉय करने वाली थी कि तुम्हारी ये जो ब्यूटीफुल आंखें हैं ये डिस्ट्रॉय कर कर कैसा लगेगा। कि तुरंत से सॉन्ग भी वहाँ पहुँच जाती है और कहती है तुम क्या कर रही हो। नैन तो यहाँ बहाना लगाती है कि यह लड़की खुद को हार्म कर रही थी, इस वजह से मैं इसे प्रोटेक्ट कर रही थी। बट सॉन्ग तो इतनी सिंपल होती नहीं है, ऐसे ही थोड़ी ना पूरे घर की पावर उसके पास है, इसलिए यहाँ पर सारे सबूत इकट्ठा करने को कह देती है, और यहाँ पर सीजर को भी भिजवा दिया होता है फिंगरप्रिंट चेक करने को। बट यहाँ पर नैन कहती है कि यह बहुत सहमी हुई है और आप इसे ब्लेम नहीं कर सकती, यह खुद को हार्म नहीं करना चाहती थी। और सॉन्ग को तो उसका ग्रीन टी एक्ट समझ आ रहा था, इसलिए थप्पड़ लगाती है, और मेड भी यहाँ पर नी डाउन हो जाती हैं क्योंकि उन्हें समझ आ चुका था कि अब उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा, इसलिए उन्हें वहाँ से निकाल दिया जाता है। और अब बारी आती है नैन की, तो उसे भी गेस्ट रूम से हटाकर यहाँ पर जो सर्वेंट क्वार्टर्स होते हैं वहाँ पर रहने को कहा जाता है, और सॉन्ग तो सीधे ऑर्डर दे देती है यहाँ पर बटलर को उसे सर्वेंट रूम्स में भेजने को। बट वह मॉम डैड का हवाला देती है तो सॉन्ग से एक और थप्पड़ खा लेती है, तो नैन यहाँ से निकल ही जाती है। अब जाकर सॉन्ग अपनी बहन को कंसोल करती है कि वह तुम्हें बुली कर रही थी और तुम ऐसे बुली होती रही, ये कैसा बिहेवियर है तुम्हारा। तो वह यहाँ पर इमोशनल फील कर रही होती है और कहती है कि मुझे लगा मुझे यहाँ पर कोई भी चीज़ को भड़काना नहीं चाहिए। तो वह कहती है कि अगर तुम इस तरह से बुली होती रहोगी तो सभी तुम्हें बुली करते रहेंगे, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी बहन सिंगल हैंडेडली सभी को संभाल लेगी, बस तुम खुद पर फोकस रखो और किसी को भी खुद को रॉन्ग करने ना दो और हमेशा ही स्ट्रांग बनी रहो।
और यहाँ पर उसके साथ वह अपना सिस्टरली बॉन्ड बिल्ड कर रही होती है। उसके साथ डिनर पे होती है कि नैन पहुँच जाती है अपने मॉम डैड के साथ और उसने अभी भी अपना अलग ही ड्रामा लगा के रखा था। सॉन्ग कहती है, "क्या तुम्हारा ड्रामा करके हो नहीं गया? कल का भूल चुकी हो?" तो यहाँ पर जब मॉम और सवाल करने लगती है, यहाँ पर सीधे ही वह सबूत दे देती है कि इसने एक सीज़र से हमारी सी को हार्म करने की कोशिश की और उस सीज़र में इसी के फिंगरप्रिंट हैं। इसका मतलब यही हमारी सिस्टर शी को बुली करना चाह रही है। तो मॉम तो इस बात को बिलीव करना ही नहीं चाह रही थी कि अगर एक बार नैन ने मना किया तो उसने ऐसा नहीं किया है। बट सॉन्ग कहती है कि आप सबूत नहीं देख सकते, आप अंधी हैं, मैं अंधी नहीं हूँ। और जिसके बाद अभी भी यहाँ पर मॉम को नैन की ही फ़िक्र थी। उन्होंने एक बार भी सी से नहीं पूछा, इसलिए सॉन्ग सामने आती है सी को और अपने साथ ले जाती है। जिसके बाद वो उसके साथ टी पे बैठी होती है और उसे बताया जाता है कि तुम्हारी यहाँ पर इस सिटी के सबसे बड़े स्कूल में एडमिशन हो गई है और अब तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करके रखना होगा और कोई भी तुम्हें इस तरह से बुली की करे तो तुम्हें उसके ऊपर एक्शन लेना होगा। अगर वह भी नहीं होता तो तुम मुझे कह सकती हो। और इसके बाद उसे सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है एनरोलमेंट से रिलेटेड कि उसे क्या-क्या लेना जाना होगा और उसके साथ अगले दिन सॉन्ग भी जाना चाहती थी और यही बात वह कहती है कि तुम्हें वहाँ पर कोई बुली नहीं कर सकता जब उन्हें पता चलेगा तुम मेरी सिस्टर हो। और अगले दिन से ही उसको यहाँ पर डेलीकेसी की क्लासेस दी जाने लगती है कि आखिर रिच फैमिलीज़ में कैसे रहा जाए और वह बहुत ही कड़े तरीके से मेहनत कर रही थी कि वह अपनी सिस्टर को किसी भी तरह से डाउन फ़ील नहीं होने देगी। और यही बात बटलर भी बताता है सॉन्ग को तो वह बड़ी खुश होती है। इसके बाद सॉन्ग उसे यहाँ पर महँगे-महँगे ब्रांड के पर्स बता रही होती है। वह समझ नहीं पा रही होती है तो वह उसे बताती है, "ये तुम्हारे लिए स्कूल बैग है और तुम्हें इसे सँभाल के रखना होगा क्योंकि यह एक लिमिटेड एडिशन है जिसकी कॉस्ट तुम इमेजिन नहीं कर सकती और मैं तुम्हें खुद स्कूल ड्राइव करके ले जाऊँगी।" और अगले ही सीन में उसे स्कूल छोड़ते हुए दिखाया जाता है। यहाँ पर वह उसे अपने साथ ले गई थी ताकि उसका कॉन्फिडेंस ज़रा तो बिल्डअप हो और उसे कॉलेज में कोई भी बुली तक ना कर पाए और उसे कहती है हमेशा अपना फेस अप करके रखो, इस तरह से डरी सहमी ना रहो। और उसे आते हुए देखकर सारी लड़कियां बातें करने लग जाती है कि आखिर यह लड़की यहाँ पर मिस सॉन्ग के साथ क्या कर रही है और मैंने तो पहली बार इस लड़की को देखा है और दूर कहीं से यहाँ पर नैन उसे देख रही थी। जिसके बाद उन्हें यहाँ पर आगे डायरेक्टर मिल जाती है जो कि आगे से शी को गाइड करने वाली थी और वह उसे सारी जगह घुमा रही होती है और क्लास में भी उसे इंट्रोड्यूस किया जाता है और वह यहाँ पर सबको देखकर काफ़ी नर्वस फील करती है, अपना इंट्रोडक्शन कराती है बट सारे क्लास के बच्चों का रिएक्शन कुछ अलग ही होता है। सॉन्ग भी वहाँ से चली जाती है। और अब ऑफिस में जब वो बैठी होती है उसका असिस्टेंट बता रहा होता है कि यहाँ पर शी के साथ तो कोई भी बात तक नहीं कर रहा है और सभी उसे बुली किया कर रहे हैं और वह हमेशा ही अलग से अलग थलग बैठी हुई है। तो वह कहती है इस बात की तुम फिक्र मत करो, वह सब मैं हैंडल कर लूँगी। और यहाँ पर अपनी स्पोर्ट्स कार को ड्राइव करके पहुँची होती है उसे पिकअप करने। जैसे ही वो उनके पास जाती है वह पूछती है आज का दिन कैसा रहा, बट वह उसके बारे में बात नहीं करना चाहती थी इसलिए वह भी उससे ज़्यादा सवाल नहीं करती है और कहती है कि अब से डेली मैं तुम्हें पिकअप करने आऊँगी और ड्रॉप करने भी, और चाहे कुछ भी गड़बड़ यहाँ पर हो जाए तुम्हें उससे हिचकिचाना नहीं है और मुझे इसकी खबर देनी है। और जैसे ही यहाँ पर आंटी शैन पहुंची होती है घर में नैन को लेकर तो बटलर आने से मना कर देता है कि मिस सॉन्ग ने यहाँ सभी को आने से मना की है। तो जैसे ही यहाँ पर सॉन्ग पहुंच जाती है शी को लेकर
आंटी तो चिल्लाने लग जाती है कि तुम अपनी ही सिस्टर को bully कैसे कर सकती हो? तो वह कहते हैं यह मेरी सिस्टर नहीं है, मेरी जो सिस्टर है उसे यह bully कर रही थी, तो मेरा हक बनता है इसे यहाँ से निकालने का और आप इसे क्वेश्चन नहीं कर सकते और आप अपनी बायोलॉजिकल डॉटर को दे छोड़कर इसे क्यों ले जा रहे हैं और जो आप इसे इनोसेंट बोलते आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि यह इतनी इनोसेंट है? तो यहाँ पर आंटी के मुँह से तो शब्द ही नहीं निकल रहे थे, बस सोच रही थी उन्हें किस तरह से जवाब दे, बट यहाँ पर सॉन्ग उन्हें वन बाय वन प्रूफ के तहत सब समझा रही थी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप इसी तरह आगे बढ़ती रही तो मैं इसे पुलिस पहुँचा दूँगी और आंटी का ड्रामा शुरू हो जाता है। अगर यही करती रही तो मैं अपनी जान दे दूँगी और नैन भी यहाँ पर फ़िक्र होने का दिखावा कर रही थी। पर सॉन्ग कहती है ठीक है आपको अपनी जान देनी है तो आप यहाँ पर बेफिक्र होकर जान दे सकती हैं, बट मैं भी यहाँ पर हर चीज़ को हैंडल कर लूँगी। एक बेटी होने की खातिर आपको हॉस्पिटल ले जाऊँगी। आंटी तो वहाँ फर्श पे पड़ जाती हैं और सॉन्ग को किसी की फ़िक्र नहीं होती अपनी बहन के अलावा और अब वह ग्रैंडपा को कॉल करती है। बाय द वे ग्रैंडपा वही पर्सन होते हैं जिसने सॉन्ग को हायर्स बनाया था और सारी की सारी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सॉन्ग के नाम पे थी और वह जैसे ही बताती है उसकी बायोलॉजिकल सिस्टर आ चुकी है तो वह उसे अपने से मिलने को बुलाते हैं। तो वह उसे यहाँ पर नेकलेस देने के बाद रेडी होने को कहती है कि ग्रैंडपा से मिलने जाना है और वह हिचकिचा रही होती है, बट उसकी सिस्टर यहाँ पर उसे चेयर अप करती है और जैसे ही वह ग्रैंडपा के पास जाते हैं ग्रैंडपा तो पहली नज़र में पहचान जाते हैं कि यह हमारे शैन परिवार का ही खून है। जैसे ही वह उसे अपने साथ ले जाती है ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम इतने दूर क्यों हो, ज़रा पास आओ। तो वह अपना चिन अप करती है और ग्रैंडपा की तरफ जाने से पहले सॉन्ग से परमिशन लेती है। सॉन्ग जाने को कहती है तो वह आगे बढ़ती है। ग्रैंडपा कहते हैं कि अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो, इधर आओ और जैसे ही हाथ बढ़ाते हैं जी तो डर चुकी थी, बट ग्रैंडपा कहते हैं तुम तो पूरी की पूरी अपनी ग्रैंडमा पे गई हो। और यहाँ पर सॉन्ग ग्रैंडपा को कहती है कि यह स्विच करने के पीछे किसी नर्स का हाथ है और मुझे इसकी जानकारी इकट्ठी करनी है। ग्रैंडपा कहते हैं तुम्हें जिस तरह से भी कोई भी मदद हो तुम बेझिझक कह सकती हो और तुम्हें इसके पीछे किसी का भी हाथ हो इसकी जानकारी तो लेनी होगी। बाय द वे यहाँ पर एंड में काफ़ी ट्विस्ट आने वाले हैं और इसलिए पूरे ड्रामा को ज़रूर देखें। और अब हमें उन दोनों बहनों को जाते हुए दिखाया जाता है। शी कहती है कि फाइनली ग्रैंडपा ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, बट वह कहती है नहीं, उन्होंने अपने खून को एक्सेप्ट किया है, तुम्हें एक्सेप्टेंस पाने के लिए तैयारी करनी होगी। तो वह उस तैयारी में जुट भी जाती है। सॉन्ग कहती है खुद को इतना प्रेशर मत करो, बट वह कहती है नहीं, मैं ग्रैंडपा की नज़रों में नीचे नहीं गिर सकती और वह दिन रात मेहनत करती है यहाँ पर हाई क्लास सोसाइटी में फिट इन होने के लिए। और अगले ही दिन उन दोनों को ग्रैंडपा के 80th बर्थडे की प्रेपरेशन करते हुए दिखाया जाता है और यहाँ पर ग्रैंडपा अपने 80th बर्थडे पर यह अनाउंस करने वाले थे कि सी उनकी बायोलॉजिकल ग्रैंड डॉटर है और अब से पहले नैन को जितने भी हक मिले थे वह छीन लिए जाएंगे। और यहाँ पर सॉन्ग अपने बटलर को बता रही होती है कि सब हैंडल करे और नैन को मुसीबत खड़ी करने ना दे, बट नैन बाहर से सुन चुकी थी इसलिए वह भी कुछ हथकंडे तो अपनाने ही वाली थी। अब यहाँ पर सैन कपल को दिखाया जाता है जो कि गुस्सा होते हैं कि शी को आखिर बायोलॉजिकल डॉटर क्यों एक्सेप्ट किया जा रहा है और अब उन दोनों पोतियों को ग्रैंडपा के साथ आते हुए दिखाया जाता है। गेस्ट बात कर रहे होते हैं कि अच्छा तो ये रही उनकी बायोलॉजिकल डॉटर जो कि उनके द्वारा पाली गई डॉटर से काफ़ी अलग है और उससे काफ़ी अच्छी भी है क्योंकि उसने इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग के बाद यहाँ पर इस सोसाइटी में फिट होने की प्रैक्टिस कर ही ली थी और अब वह ग्रैंडपा के साथ दोनों ही बहनें काफ़ी अच्छी लग रही थी और दोनों के बारे में यहाँ पर ग्रैंडपा बताते हैं। फाइनली शी के बारे में भी अनाउंसमेंट कर दी जाती है। गेस्ट आकर उससे मिलने लगते हैं तो सॉन्ग कहती है कि तुम सबसे मिल सकती हो, हम तुमसे बाद में मिलेंगे। वह भी सबसे यहाँ पर अपनी फ्रेंडशिप बढ़ाने के लिए अंदर जाती है और ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि
क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो? हाँ, हमें इसकी बात करनी है। उतने में असिस्टेंट आकर अपने मैडम को कह देता है कि हमने नज़र तो वैसे बना के रखी है और जो नर्स है उसका भी हमें पता चल चुका है। उसके आईडी में अचानक से काफ़ी ट्रांज़ैक्शन हुई थी और उसकी बहन को भी उसने काफ़ी मनी ट्रांसफ़र की है। तो हम इसके बारे में इस तरह से प्रूफ़ इकट्ठा कर सकते हैं। और वह कहती है अब तुम नैन का भी उनके साथ लिंक होने का पता करो। और वह अपने असिस्टेंट को सारे के सारे ऑर्डर्स समझा देती है कि उसे इन दिनों में क्या-क्या सर्चेज़ करनी है और किस तरह से सच को निकालना है। उतने में ही वहाँ पर शी भी आ जाती है, जो कि वाइन पीने से काफ़ी ब्लश कर रही थी और वह अपनी बहन को काफ़ी ज़्यादा एडमायर कर रही होती है कि यहाँ पर जल्दी से आ जाते हैं शी के फॉस्टर पेरेंट्स, और जो कि चीखने चिल्लाने लग जाते हैं कि हमारी बेटी आखिर कहाँ है? तुम लोग शैन फैमिली कितनी अनग्रेटफुल हो, हमारी बेटी को लेकर रखी हो। सारे लोग बातें करने लग जाते हैं, बट शैन कपल की अलग ही दुविधा होती है। उनका कहना होता है कहीं यह नैन को ना ले जाए। आखिरकार ऐसे पेरेंट्स कहाँ ही हो सकते हैं जिन्हें अपनी बायोलॉजिकल डॉटर की तो पड़ी नहीं है। और वह दोनों यहाँ पर ड्रामा कर रहे थे कि आप लोगों ने हमारी बेटी को उठा के रख लिया है और हमने उसे इतने सालों तक पाला। बट सॉन्ग उन्हें यहाँ पर सारी बातें लगा देती है कि आप यह बातें तो करिए ही मत। क्या आपको नहीं पता 18 सालों तक आपने इसे किस तरह से पाला है? और यह मत भूलिए 18 साल पहले हुआ क्या था यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल में। और अगर मैंने वह सच पता किया ना तो आप लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। और वैसे भी मैंने इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ लोगों को लगा के रखा है। तो दोनों ही वह कपल यहाँ पर बौखलाने लग जाते हैं और वह दोनों को वार्निंग दे देती है कि हमारी प्राइवेट प्राइवेट पार्टी है, आप यहाँ से जा सकते हैं। तो उन दोनों को निकाल दिया जाता है, जिसके बाद वह अनाउंसमेंट करती है कि मैं आप सबको बता दूँ, शी यहाँ पर शैन फैमिली को बिलॉन्ग करती है और उससे पंगा लेना यानी कि शैन फैमिली से पंगा लेना होगा। इसलिए कोई भी उसके रास्ते का रोड़ा ना ही बने तो ही बेहतर होगा। और यह बात वह अपनी मॉम को देखते हुए स्पेशली कह रही होती है कि शैन फैमिली में रहना है तो अच्छे से रहिएगा। और यहाँ पर गेस्ट भी बातें करने लगते हैं कि आखिर कौन ही हो सकता है जो शैन फैमिली से पंगा लेना चाहेगा। और यहाँ पर डैड भी मॉम को समझा देते हैं आगे से यह सब हरकतें ना करना तो ही बेहतर रहेगा, वरना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर शी को भी सॉन्ग कंसोल कर रही होती है और असिस्टेंट को भेज देती है यह पता करने के लिए कि आखिर वह कपल यहाँ कैसे पहुंचा था। तभी हमें शाम को बताया जाता है असिस्टेंट सारे इंफॉर्मेशन लेकर पहुंच चुका था और बता देता है कि उन्हें कहीं से टेक्स्ट मैसेज आया था और वह यहाँ पर हंगामा करने को ही पहुंचे थे और उनके अकाउंट में पैसे तक क्रेडिट हुए थे, जो कि और किसी ने नहीं बल्कि नैन ने ही किए थे। और नैन ने उन्हें यहाँ पर हमारी फैमिली में हंगामा करने को ही बुलाया था। जिसके बाद यहाँ पर शी के साथ वो बैठी होती है और वह कहती है कि क्या स्कूल में कोई ट्रबल है। वह तो सब जानती थी, बट अपनी बहन के मुंह से जानना चाहती थी। बट वह कहती है नहीं, यहाँ पर सब कुछ सही से जा रहा है। और अगले ही दिन यहाँ पर सॉन्ग पहुँच चुकी थी टीचर के पास, वह फ़ोटोज़ लेकर कि देखो ये रहे प्रूफ़, आपकी कॉलेज की लड़कियाँ मेरी बहन को बुली कर रही हैं। टीचर कहती है नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, यह सब एक गलतफ़हमी है। तो सॉन्ग कहती है इसका मतलब मेरी बहन क्या यहाँ पर बुली होने के लिए आ रही है? तो यहाँ पर भी टीचर यहाँ पर अपनी बात से पलटी मार देती है और कहती है नहीं, उन लड़कियों को सबक सिखाया जाएगा। बट सॉन्ग ने तो यहाँ पर खुद ही पनिशमेंट तय करके रखी थी कि यहाँ पर उन्हें सबके सामने मेरी बहन से माफ़ी मांगनी होगी। और जब वह ऑफिस में बैठी होती है, यहाँ पर उसे कॉल आ जाती है कि उसकी बहन से उन लड़कियों से माफ़ी मंगवाई गई और वह भी सबके सामने उन्होंने अपोलोजाइज़ किया। और अब यहाँ पर उसका असिस्टेंट आ जाता है और कि यहाँ पर जो उसके फॉस्टर पेरेंट्स थे, उन्होंने उन्होंने पैसों का घपला किया है और उसमें साथ देने वाली और कोई नहीं बल्कि नैन ही थी और उसने ही उनके अकाउंट में काफ़ी सारे पैसे क्रेडिट करवाए थे। तो
सॉन्ग सीधे घर जाती है और डाइनिंग टेबल पर नैन को देख रही होती है। नैन का तो ग्रीन टी एक्ट करके ख़त्म ही नहीं हो रहा होता है और उसके पेरेंट्स कहने लग जाते हैं कि तुम अभी भी अपनी बहन को इस तरह से टॉर्चर करने का सोच रही हो, तुम आखिर कब बड़ी बहन बनोगी? तो वह कहती है कि आपको ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है और नैन का ग्रीन टी एक्ट पता नहीं कब जाकर ख़त्म होने वाला है। और मॉम यहाँ पर कहती है, अरे बेटा तुम्हें इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हें इस तरह से बुली होते हुए नहीं देख सकते। बट सॉन्ग उससे पूछती है कि क्या तुम अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स को जानती हो? वह यहाँ पर बहाना लगाने लगती है कि मैं क्यों जानूँगी भला? तो वह कहती है तो तुमने उन्हें मनी क्यों दी भला? तो वो कहती है मैं तो उन्हें जानती तक नहीं और मॉम से चिपक रही होती है। सॉन्ग तो अभी यहाँ से चली जाती है। वह यहाँ पर पूरे प्रूफ्स के साथ आना चाहती थी और वह अपनी बहन के पास एक डॉग लाई होती है। कहती है यह तुम्हारे लिए एक पेट है और तुम्हें यह सब कैसा लग रहा है? तो वह बड़ी खुश होती है उस डॉग के साथ खेलकर। बट नैन के माइंड में एक खुराफाती प्लान आ चुका था। तो हमें एक अगला सीन बताया जाता है जहाँ पर डॉग एकदम बेकाबू होकर सी को अपने साथ खींच के ले जाता है और उसे यहाँ पर चोट पहुँचाने वाला होता है, बट सॉन्ग सेव कर लेती है और यहाँ पर उनकी बातों से पता लगता है यह सब करवाने के पीछे भी किसी का हाथ था ताकि वह डॉग बेकाबू हो जाए और हमारी शी को काफ़ी गहरी चोट पहुँचे। अगर उसकी जान नहीं जाती है एटलीस्ट चोट तब तो पहुँच जाए। तो सॉन्ग कहती है तुम फ़िक्र मत करो, अभी तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए थी, बट आगे की लाइफ में तुम्हें खुद को खुद प्रोटेक्ट करना होगा अगर मैं तुम्हारे आस-पास नहीं रही। और वह उसे स्ट्रॉन्ग बने रहने को कहती है कि कोई भी तुम्हें टच ना कर पाए, तुम्हें इस हद तक स्ट्रॉन्ग होना है। इतने में वहाँ पर बटलर आ जाता है सीसीटीवी फुटेज के साथ और जहाँ पर साफ पता चल रहा था नैन ही वह कल्प्रिट है जिसने यह सब करवाया था और वह यहाँ पर शी को हार्म करना चाहते थे। इसलिए मॉम डैड को सामने बुलाया जाता है, पर मॉम डैड कहते हैं कि आखिर हमें क्यों बुलाया गया है। जैसे ही सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाती है वह कहते हैं हमारी नैन तो इतनी विशियस हो ही नहीं सकती, यह फुटेज फेक है। और यहाँ पर सॉन्ग कहती है कि आप लोगों को हमेशा यही लगता है कि वह दूध की धुली हुई है, बट हम इसका सच पता करने के लिए उसे बेसमेंट पर बुलाएंगे और अगर सच सामने आ गया तो आपको उसके खिलाफ एक्शन तो लेना होगा। तो अब इसे बेसमेंट में बुलाया जाता है उसकी कार्रवाई करने के लिए और उससे सच उगलवाने के लिए। उसे पूछा जाता है कि यह क्या है। वह मानने को तैयार क्यों ही होती, क्योंकि उसे अपनी अच्छी इमेज भी तो बनाए रखनी थी ना, तो नहीं मानती है। बटलर को यहाँ से सॉन्ग भेज देती है और यहाँ पर शी के पास एक ऐसा केमिकल होता है जिसे वह उसके ऊपर फेंकती है। बेसिकली यहाँ पर उस डॉग को यहाँ पर ट्रिगर करने का वह केमिकल होता है और अगर वह सच नहीं बताती है तो डॉग को छोड़ दिया जाएगा और वह उसे काटेगा। और ऐसा किया भी जाता है। जैसे ही पेट उसके पास जाता है वो उसे कहती है देखो तुम तो मुझे जानते हो, मैं नैन हूँ ना, हम बचपन में साथ में खेला करते थे। बट फिर भी वह डॉग उसे काट लेता है तो वह शॉक में होती है। सॉन्ग कहती है कि अब तुम बताना चाहोगी कि आखिर इसके पीछे का सच क्या है? तो वह कहती है हाँ ठीक है, मैं कन्फेस करने को तैयार हूँ, इसके पीछे मैं ही थी, यह मेरा आइडिया था और इसके पीछे कोई भी नहीं है, आप मेरी फैमिली को इस पे घसीट नहीं सकते। तो वह कहती है अच्छा तुम्हारे पीछे और कोई नहीं है कि तुम्हें इसे ऐसा करने के लिए किसी ने ट्रिगर नहीं किया, क्या तुम यही कहना चाहती हो? वह कहती है हाँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इसके आने के बाद मुझे फैमिली से निकाल दिया जाएगा। तो अब जब वह सही बात नहीं बता रही होती है तो वह बटलर को कहती है स्ट्रे डॉग्स लाने को। तो अब वह कहने लगती है कि मैं अगर तुम मुझे हार्म करोगी तो मॉम डैड भी तुम्हें इतना इजीली जाने नहीं देंगे। तो सॉन्ग कहती है इतने सालों में तुम्हें यह पता नहीं लगा कि किसकी पोजीशन ज़्यादा बड़ी है। तो अब उससे पूछती है कि बताओ मॉम डैड, जो तुम्हारे बायोलॉजिकल मॉम डैड है उनको पैसे किसने भिजवाए? तो वह कहती है हाँ, मैंने उन्हें फंड किया था और मैं चाहती थी कि पार्टी में यहाँ पर हंगामा हो और शी की बदनामी हो, बट तुमने ऐसा होने ही नहीं दिया और मैं उन्हें उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं जानती। तो वह कहती है क्या तुम
तुम सही कह रही हो। तो वह कहती है हाँ, मैं सच कह रही हूँ। सॉन्ग कहती है कि अब क्या शी तुमने सारी बातें रिकॉर्ड की है? तो यहाँ पर उसे समझ आता है कि यह सब उसका सच निकालने के लिए ही किया गया था। इसके बाद उसे बटलर के हाथों वहाँ से भेज दिया जाता है इलाज के लिए। जिसके बाद मॉम डैड यहाँ वेट कर रहे होते हैं कि क्या उसने सच बताया? तो उन्हें पता लगता है कि हाँ, वही सच है और वह कहते हैं उसने बस एक गलती की होगी थी क्योंकि उसे यहाँ पर इनसिक्योरिटी हो रही होगी थी। और जैसे ही वह यहाँ पर रिकॉर्डिंग सुनाती हैं उनके तो मुँह ही बंद हो जाते हैं कि आखिर वह ऐसा क्या कैसे कर सकती है? वो उनकी लाडली बेटी जो थी, इसलिए फिर से वह बात मानने को तैयार नहीं होते। बट डैड थोड़ा तो यहाँ पर समझ चुके थे, बट मॉम तो अभी भी यहाँ पर एकदम रेकलेस सा बिहेव कर रही थी। उन्हें सिर्फ अपनी बेटी नैन की ही पड़ी थी और अपना ड्रामा शुरू कर देती हैं। तो यहाँ पर कहती है कि मुझे उसे बाहर तो निकालना होगा, मुझे इसका नाम क्लियर करना होगा। बट डैड तो यहाँ पर सॉन्ग को रिलैक्स करते हैं कि तुम फ़िक्र मत करो, हम इसके जवाब ज़रूर। और यहाँ पर डैड एक ऐसे हस्बैंड होते हैं जो अपनी वाइफ़ से डरते थे, इसलिए अपनी वाइफ़ को तो कुछ नहीं कह पाते हैं, इसलिए अपनी बेटियों को ही समझा देते हैं कि हम इसके ऊपर एक्शन ज़रूर लेंगे। और यहाँ पर शी भी कहती है फ़िलहाल के लिए तो मैं उसे जाने देती हूँ और उसे जेल में नहीं करूँगी। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि असिस्टेंट पहुंचा होता है उनके पास बाकी की इंफॉर्मेशन लेके, वही नर्स जो हाउस से रिलेटेड। और यहाँ पर उसे ऑर्डर दे देती है वह कि उसे यहाँ पर मेरे पास लाया जाए जल्द से जल्द उसे ढूंढ कर। और यहाँ पर शी कहती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि नैन उस नर्स को पहले से ही जानती हो? तो यह पता करने के लिए उसे यहाँ पर पहुंचा भी दिया गया होता है और इसे काफ़ी टॉर्चर किया गया था ताकि वह सच-सच यहाँ पर कहे। और यहाँ पर उसकी एक कंडीशन सही नहीं होती, बट फिर भी वह ऐस असच कहने को तैयार नहीं होती कि आखिर वह ऐसा क्यों करना चाहती है। तो वो कहती है कि मुझे तुम्हारी फैमिली से जलन थी, इसलिए मैंने तुम्हारे यहाँ पर खून को स्वैप कर दिया। बट सॉन्ग तो सच जानती थी कि इसके पीछे कोई और बड़ा इंसान है जिसके बारे में वह उससे जानना चाहती थी। तो वह कहती है सच बताओगी या नहीं? तो जब वह मानती ही नहीं है तो वह असिस्टेंट को ऑर्डर देती है कि इसे नी डाउन कराया जाए, तो भी वह सच मानने को तैयार नहीं थी। कहती है मैं बस तुम्हारी फैमिली से जेलस थी। तो वह कहती है हाँ, तुम अभी भी इस तरह का एक्ट करने वाली हो क्या? तो मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम्हारी एक बेटी भी है जो कि यहाँ पर स्कूल जाया करती है और उसके साथ क्या होने वाला है तुम जान नहीं सकती। तो वह बताती है कि इसके पीछे शैन फैमिली के जो अंकल हैं वही इसके पीछे हैं, यानी कि सॉन्ग के ग्रैंडपा के भाई इस सब कांड के पीछे हैं। वह कहती है वह तो मर चुके हैं। पर यहाँ पर नर्स से उसे पता चलता है हाँ, वह मरे नहीं हैं, उन्होंने अपनी डेथ को फेक किया है। बट वह अभी कहाँ छुपे पड़े हैं वह उसे भी मालूम नहीं। तो असिस्टेंट उसे वहाँ से ले जाता है क्योंकि जितना सच उससे जानना था वो उसे पता चल ही चुका है। और अब जाकर वह यहाँ पर उसके साथ स्कूल जाती है और उसे कहती है कि तुम किसी बात की फ़िक्र मत करना, मैं सब हैंडल कर लूँगी। और जैसे वह स्कूल जाती है यहाँ पर कुछ लड़कियाँ फिर से उसे बुली करने आ जाती हैं, वही लड़कियाँ जिससे उसने पब्लिकली माफ़ी मंगवाई थी उसकी बहन ने। और इनको इसी बात की खुंदस थी कि तुमने ब्रॉडकास्ट स्टेशन से हम हमारी माफ़ी मंगवाई, अब मैं देखती हूँ तुम्हारी बहन कब तक तुम्हारा साथ देती है। वह उसने एक बार साथ दिया, हमेशा देने थोड़ी ना आएगी। इससे पहले कि उसके फेस पर एसिड फेंकती, यहाँ पर वह उसे धक्का देती है जिससे कि उस लड़की को चोट लग जाती है। और यहाँ पर सॉन्ग तक असिस्टेंट वह इंफॉर्मेशन पहुंचा देता है कि यंग लेडी के स्कूल में कोई दिक्कत हुई है। जैसे ही वह जाती है सबसे पहले तो वह अपनी बहन से सवाल करती है कि यहाँ पर क्या हुआ था। तो वह बताती है कि उसने खुद को डिफेंड करने के लिए यह सब किया। तो वह उससे काफ़ी इम्प्रेस होती है। मुझे खुशी है कि तुमने फाइट बैक किया। बट उस लड़की की मॉम जैसे ही वहाँ आती है हंगामा करने लगती है कि इसकी फैमिली, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी सॉन्ग फैमिली के साथ पंगा लेने की।
और उसके पास जाकर कहती है, तो क्या हुआ? तुम्हारी शैन फैमिली हमारी फैमिली से रिच है, बट मैं तुम्हें यहाँ पर जेल तक घसीटूँगी और हमारी फैमिली भी किसी से कम नहीं है। तो सॉन्ग कहती है, यहाँ पर सिर्फ 3 लड़कियों की गवाही की वजह से हम यह मान के नहीं चल सकते कि वह सच कह रही है और इसके पीछे मेरी बहन का हाथ है। तो वह लेडी यहाँ पर रिपोर्ट बताती है, मेडिकल रिपोर्ट अपनी बेटी की, कि उसकी कंडीशन कितनी ज़्यादा ख़राब है। बट सॉन्ग कहती है, इससे ये प्रूव नहीं होता कि मेरी बहन ने उसे यह चोट पहुँचाई है। और अब उस लेडी को धमकाती है कि मैंने सुना है तुम्हारे हस्बैंड जो है हम मेरी कंपनी के साथ कोलैब करना चाहते हैं, तो क्या मैं उस कोलैबोरेशन को यहीं पे रद्द कर दूँ? कैसा रहेगा? तो उस लेडी को यहाँ पर झुकना पड़ता है और उसे यहाँ पर अपना सारा जो भी वह तंत्र-मंत्र लेके आई थी, वह लेके जाना पड़ता है। और अब सॉन्ग टीचर को कहती है, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए। और अब गाड़ी में शी कहती है, क्या मैंने आपके लिए ट्रबल क्रिएट किया? बट वह कहती है कि देखो अभी तो कोई ट्रबल नहीं हुआ, बट नेक्स्ट टाइम के लिए तुम हमेशा अपने साथ एविडेंस रखा करो और अपने साथ अपने लिए फाइट बैक करना कभी भी गलत नहीं हो सकता है और तुमने बिल्कुल सही किया और नेक्स्ट टाइम पहले मुझे कॉल करिएगा। और अब दोनों बहनें जैसे ही घर जाते हैं, उसके डैड यहाँ ऑलरेडी बैठे हुए थे और यहाँ पर एक पैकेज दिखाते हैं कि यह मुझे गेट के पास मिला और यहाँ पर उसे धमकाया गया था, एक नाइफ भी रखा गया था। तो वह कहती है, आप इसकी इसकी फ़िक्र मत करिए, कोई शैन फैमिली से पंगा लेना चाहता है, बट उसे उसके साथ हम भी प्ले अलोंग करेंगे। मैं भी देखती हूँ कहाँ तक वह जा सकता है। और पहले तो आप यहाँ पर मॉम पर ध्यान रखिए, आखिर वह क्या हरकतें करती फिर रही हैं। और अब वह डैड भी कहते हैं कि उन्हें बस अपनी बेटी को पुलिस स्टेशन से निकालना है और उन्हें यह काम करने दिया जाए। बट सॉन्ग अपनी बहन को लेकर वहाँ से निकल जाती है और अब उन दोनों का स्पेशल बॉन्ड भी दिखाया जाता है। शी को वह अपने सस्पेक्ट किए हुए बंदे के बारे में बता रही होती है और कहती है, फिलहाल मैं प्रूफ इकट्ठा करने की कोशिश कर रही हूँ और तुम्हें पता है ना, ग्रैंडपा के जो भाई थे वह डेड नहीं है और मैं जानना चाहती हूँ आखिर वह कहाँ छुप कर बैठे होंगे। और अब जाकर वह अपने ग्रैंडपा के पास जाती है उनकी मसाज करने। अब वह ग्रैंडपा से अब उनके भाई के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना चाहती थी कि आखिर वह कैसे मरे थे। तो वह भी कहते हैं उसकी मौत काफ़ी सस्पिशियस थी और उसके साथ एक वुमन है जो हमेशा रहा करती थी, जो कि नर्स थी। यहाँ पर सॉन्ग को नर्स सुनते ही झाऊ यू का याद आता है, तो वह कहती है क्या उसका नाम झाऊ यू था? पर ग्रैंडपा को नाम कहाँ ही याद रहने वाला था। तो यहाँ पर उनका असिस्टेंट यहाँ पर फ़ोटो लेके आता है उसी नर्स का और गेस व्हाट, वह वही नर्स झाऊ यू होती है और यही बात सॉन्ग डैड को बताती है और ग्रैंडपा शॉक में होते हैं। तो वह उन्हें बताती है अपने किए हुए शक पर और कहती है, फ़िक्र मत करो, मैं हैंडल कर लूँगी। तो वापस से उस नर्स को उठाया जाता है और उससे अब पूछा जाने वाला था ग्रैंडपा के बारे में। पहले तो वह यह कहकर बच गई कि उसे कोई बात की इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अब यहाँ पर वह उस फ़ोटो को देती है और कहती है, क्या तुम मुझे बताओ कि आखिर वह डेड पर्सन जो तुम कहती आ रही हो कि तुम्हें नहीं पता कहाँ पर है, बताओ वह पर्सन कहाँ पर है? बट वह अभी भी सच कबूल करने को तैयार नहीं थी और कहती है, मुझे बस तुम्हारी फैमिली के किड्स को स्वैप करने के लिए उसने कमांड की थी, बट वह कहाँ है मुझे नहीं पता और खुद पर बिलीव करने को कहती है। बट सॉन्ग आखिर उस पर बिलीव करते ही क्यों? तो अब फिर से वह उसकी बेटी की बात उछालती है और कहती है, हमने उसे उठा लिया है और उसकी यहाँ पर वॉइस रिकॉर्ड भी सुनाती है। तो अब जाकर उस नर्स का बौखलाहटना शुरू हो जाता है। अब जाकर सॉन्ग कहती है, जब तुम औरों के बच्चों के साथ गलत कर रही थी तब तुम्हें यह समझ नहीं आया, अब तुमने ही मुझे यह करने को फ़ोर्स किया है। अब जाकर वह नर्स सच बताने को तैयार होती है कि हाँ, मुझे उसने स्विच करने को कहा था और वह चाहता था कि शैन फैमिली की ब्लड लाइन सारी डिस्ट्रॉय हो जाए, क्योंकि वह इस इनहेरिटेंस को पाना चाहता था, बट वह गलती से तुम्हारे ग्रैंडपा को दे दी गई, जबकि वह इस इनहेरिटेंस का हकदार था क्योंकि वह बड़ा भाई था। बट वह उतना ज़्यादा काबिल नहीं था, इसलिए वह तुम्हारे ग्रैंडपा को मिल गई।
तो इस कारण से वह तुम्हारी ब्लड लाइन डिस्ट्रॉय करना चाहता था, इसलिए उसने तुम्हारी सिस्टर को यहाँ पर स्वैप किया था। और मुझे कुछ नहीं पता, मैं प्रॉमिस करती हूँ, अपनी बेटी की कसम खाकर कहती हूँ, मेरा अफ़ेयर तो बस कुछ टाइम तक का था और वो भी मुझे मजबूरी में चलाना पड़ा। तो सॉन्ग उसे कहती है कि क्या तुम इस स्टेटमेंट को कभी चेंज तो नहीं करोगी? बट वह मना करती है। जिसके बाद वह अपनी बहन के पास जाती है और कहती है, क्या तुम सो नहीं पा रही हो और तुम्हें किस बात की इतनी फ़िक्र है? क्या स्कूल में कोई प्रॉब्लम है? बट वह शेन फैमिली से रिलेटेड बात करती है कि मुझे तुमसे शेन फैमिली के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेनी है। बट वह कहती है, देखो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि तुम्हें खुद को फ़िक्रमंद होने की और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तुम्हें किसी के लिए भी टेंशन नहीं लेनी है और कल के कॉलेज की और इवेंट की तुम तैयारी करो और तुम अब शैन फैमिली की डॉटर हो और तुम्हें उस हर एक सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करना है जो कि शैन फैमिली के ऊपर पड़ती है, इसलिए तुम्हें खुद को वेल प्रिपेयर्ड रखना है। इसके लिए तुम्हें पहले सोना होगा। और अगले दिन उन दोनों बहनों को तैयार होकर जाते हुए दिखाया जाता है। यहाँ पर एक लेडी आती है जो कि दोनों बहनों की तारीफ कर रही थी, स्पेशली शी की। तो यहाँ पर वही लेडी आ जाती है, सॉन्ग जिसकी बेटी को जो शी ने धक्का दिया था वही, और यहाँ पर उसे क्रिटिसाइज करने लग जाती हैं। कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर वह कह रही थी, जबकि वह इस पार्टी में इनवाइटेड भी नहीं थी, वह तो अपने किसी कनेक्शन के थ्रू यहाँ आ रही थी। तो अब जाकर सॉन्ग यहाँ पर उन्हें बातें लगा देती है कि आपका कहकर हो चुका है कि मैं आपके हस्बैंड को कॉल करके बताऊँ, क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हैं? तो वह लेडी तो बौखलाने लग जाती है, इवन गुस्सा हो रही होती है और कहती है कि इन सब से कुछ नहीं बदल जाता कि वह तुम्हारी ब्लड लाइन से है, तो वह कोई स्पेशल नहीं हो जाती। अब जाकर सॉन्ग उस लेडी को कहती है जो इंचार्ज होती है कि इन्हें बाहर निकाला जाए, तो उन लेडी को बाहर जाने को कहा जाता है, बट शी सामने आती है, उन्हें रोकती है और कहती है कि मुझे पता है आपने आराम से कहा, बट आपने जाते हुए मेरी बहन को गाली दी। शायद किसी ने सुनी ना होगी, बट मैंने सुनी है, इसलिए आपको मेरी बहन को माफ़ी माँगनी होगी। और वह भी माफ़ी माँग कर वहाँ से निकल जाती है, जिसके बाद सॉन्ग उससे काफ़ी इम्प्रेस होती है कि तुमने अब स्टैंड लेना तो सीख लिया है। अब मैं तुमसे काफ़ी इम्प्रेस हूँ, तुम शैन फैमिली की होने वाली अगली उत्तराधारी हो सकती हो। जिसके बाद जैसे ही घर जाते हैं, मॉम तो मुँह बनाकर वहाँ से निकल जाती है। डैड उन दोनों को देखकर खुश होते हैं। डैड तो यहाँ पर बिन पैंदे के लोटे जैसे थे, कभी वह मॉम के साथ हो जाते, कभी उनकी बेटियों के साथ। और अब वह अपनी वाइफ के पीछे निकल जाते हैं। तो अब जाकर शी पूछती है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? तो वह कहती है, क्या तुम ड्रामा देखने के लिए तैयार हो? और शी भी यह देखने को तैयार थी आखिर क्या हो रहा है। और ड्रामा ये होता है कि उन्होंने नैन को जेल से निकाल दिया था और उसे बेल पे छुड़ाया था, जिसके बाद वह उसे अब्रॉड भेजने वाले थे और इनका फुल ऑन फैमिली वाला इमोशनल ड्रामा शुरू था। यहाँ पर मॉम उसके लिए बहुत ही बुरा फ़ील कर रही थी, नैन का भी ड्रामा जारी था कि पीछे से वह दोनों आ जाती हैं बहनें। और अब जाकर आंटी शैन कहने लगती है कि तुम मेरी बेटी को बुली नहीं कर सकती, उसने तो सिर्फ़ एक छोटी-सी मिस्टेक की थी। अब जाकर डैड भी उसकी वाइफ़ का सपोर्ट करने लगते हैं। तो सॉन्ग कहती है कि इसे कोई भी अब्रॉड नहीं भेज सकता जब तक सच सामने नहीं आता, क्योंकि ये भी एक सस्पेक्ट है उस रात की जब मेरी बहन को इसके साथ स्वैप किया गया था। ऐसा हो सकता है ना कि यह भी एक बड़ा एविडेंस हो, इसलिए यह देश को छोड़कर नहीं जा सकती और उसके लिए इसे जेल में जाना होगा। इसे वापस मैं भेजने वाली हूँ, बट पेरेंट्स नहीं मानते हैं इस बात को कि इसे कोई भी वापस जेल नहीं करेगा। बट वह अपनी बात रखती है कि आप खुद सोचिए, एक केस जो जा रहा है, चल रहा है, उसका एविडेंस कोई मिटाने की कोशिश कर रहा हो, और यह वह एकटुक मॉम के साथ कह रही थी, क्या उन सब के पीछे आपका भी हाथ तो नहीं था? मेरी बहन को स्वैप करवाने के पीछे, इसलिए एविडेंस मिटा रही हैं।
तो वह शॉक में होती है और गिड़गिड़ा कर अब माफ़ी माँगने लगती है कि मेरी बेटी को यहाँ से मत भेजो और उसे जेल मत करो। मैं नहीं चाहती कि वह वापस पुलिस स्टेशन आए। बट सॉन्ग तो अपना दिल निडर कर चुकी थी, बट आज तो अलग ही बात हो जाती है कि डैड भी नी डाउन कर देते हैं। सॉन्ग का दिल तो पिघलने वाला नहीं था, बट इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो शी के पास थी क्योंकि गलत तो उसके साथ हुआ था। तो सॉन्ग सी से पूछती है, क्या तुम इन्हें माफ़ करना चाहती हो? तो यहाँ पर सी बहुत ही सोचने के बाद कहती है, वैसे तो मैं इसे कभी माफ़ नहीं करती क्योंकि कुत्ते की दुम हमेशा ही टेढ़ी रहती है, पर मॉम और डैड के खातिर मैं इसे माफ़ करने को तैयार हूँ और इसे जेल नहीं भेजूँगी, बट यह कंट्री छोड़कर तो फ़िलहाल नहीं जा सकती और यह मेरा इसके लिए एकदम अंतिम और लास्ट चांस है, जिसके बाद उसे वहाँ से घर से बाहर भेज दिया जाता है, बट पुलिस स्टेशन नहीं। अब सॉन्ग अपनी बहन को कहती है, तुमने जो डिसीजन लिया अपने दम पर बिल्कुल सही लिया। तुम इसके बारे में ज़्यादा मत सोचना। तुम वैसे भी हमारी फैमिली की हायर होने वाली हो और जो भी तुम लोगी तुम्हें उसी पर एक्शन करना होगा आगे। तो वह उससे पूछती है, आपका हायर से क्या मतलब है? बट वह कहती है, तुम आगे समझ जाओगी। जिसके बाद उसका असिस्टेंट उसके पास आता है और यहाँ पर कहता है कि अब हम उस प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ सकते हैं और शैन अंकल जहाँ भी होंगे हम उसे इतनी आसानी से हाइड होते हुए नहीं पकड़ सकते, बट हम ये भी तो सोच सकते हैं कि आखिर वह कौन-कौन सी जगह हैं जहाँ पर छुप सकते हैं। इसलिए तुम तुरंत से तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू करो और वह लिस्ट निकालो जहाँ-जहाँ पर वह छुपे हो सकते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है शाम का सीन, जब यहाँ पर शी उसके पास आती है और उसे चाय सर्व करती है क्योंकि उसे पता था अपनी बहन की हैबिट्स जो कि ओवरवर्क करती है और उसे हमेशा हेडेक रहता है। तो अब वह उससे कहती है कि तुम खुद को प्रोटेक्ट करके रखना क्योंकि शैन अंकल कभी भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं और हम में से किसी को भी हार्म कर सकते हैं। अगले दिन वह उसके लिए ऑफ़िस के लिए यहाँ पर एक लंच प्रिपेयर करके लाई थी और कहती है, मैंने अपने हाथों से प्रिपेयर किया। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो वह कहती है, हाँ, तुमने जो भी मेरे लिए किया है वह अच्छा ही होगा और इस बात से वह भी खुश होती है। उसकी बहन ने उसकी तारीफ़ की और ऑफ़िस में वह काम करने के बाद जब लंच निकालती है, अपना लंच ट्राई करती है तो उसे वह काफ़ी सॉल्टी लगता है। उतने में उसकी बहन की कॉल आ जाती है, ओह सॉरी सिस्टर, मैंने भी अभी फूड ट्राई किया और वह तो काफ़ी सॉल्टी है। आपको उसे खाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बाकी और लंच लेके आती हूँ। बट वह कहती है, नहीं, तुमने जो बनाया वो अच्छा है। उतने में वह उसकी हेल्प की आवाज़ सुनती है तो तुरंत से घर पहुँच जाती है। और सभी को उसने सस्पेक्ट के घेरे में रखा था कि मेरी बहन कहाँ है। और यहाँ पर मॉम डैड को तो अपनी बेटी बहुत ही ज़्यादा ईमानदार और इनोसेंट लगती थी। उस पे तो वह यह लेने ही नहीं वाले थे कि उसने उसे किडनैप किया होगा। तो वह कहती है, मैं लास्ट बार पूछ रही हूँ कि मेरी बहन को तुम लोगों ने कहाँ छुपा के रखा है? क्योंकि जब उसने कॉल की थी वह घर में थी और मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक की, वह घर से बाहर नहीं गई है, तो घर के अंदर अगर उसे छुपा के रखा है तो आप लोगों का हाथ तो ज़रूर होगा। तो पूरी फैमिली को यहाँ पर बंदी बनाकर रखा जाता है जब तक वो उसकी बहन नहीं मिल जाती। मॉम भी मुँह फुलाकर बैठी होती है और वह सबको धमका रही होती है, अगर ज़रा भी पॉसिबिलिटी हुई कि इसके पीछे नैन का हाथ है तो मैं आप लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली हूँ। और बस थोड़ा इंतज़ार करो, मैं तुरंत ही अपनी बहन को ढूँढ लूँगी। और असिस्टेंट को भी ऑर्डर दे देती है तुरंत उसे फाइंड आउट किया जाए। और यहाँ पर उनसे पूछताछ की जा रही थी, बट उन लोगों का ड्रामा जारी था और हमें यहाँ पर शी को भी दिखाया जाता है जिसे बंदी बना के रखा गया था किसी जगह पर। अब ये कौन सी जगह है, वो तो एक सीक्रेट ही है, बट यहाँ पर उसे अंकल शैन ने ही उठाया हुआ था और उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं रहने देने वाला हूँ। जिस तरह से मैं तड़पा हूँ तुम्हारी शैन फैमिली भी तड़पेगी। उन्होंने आखिर तुम्हें ढूंढ कैसे लिया? मुझे तो तुम्हें ख़त्म ही कर देना चाहिए था। मैं
इधर शैन फैमिली की ब्लड लाइन मिक्स करना चाहता था, पर तुम वापस कह कहाँ से आ गई, वह उसे धमकाती है। मेरी बहन को पता लगा कि आपने मुझे उठाया है तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा, बट वह कहते हैं अगर उसे पता लगा ना कि तुम जिंदा हो और तुम कहाँ हो और मैंने तुम्हें उठाया है, तब तो वह तुम्हें यहाँ पर सेव कर सकती है, और उससे पहले अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ कर लूँ तो वह तुम्हें कैसे ही सेव करेगी। और जिसके बाद असिस्टेंट भी यहाँ पर सॉन्ग के पास आ जाता है इंफॉर्मेशन लेकर कि वह हमें कहीं नहीं मिल रही। तो अब सॉन्ग का दिमाग चलता है कि कभी-कभी सेफ जगह ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा सिक्रेटिव हो सकती है। इसलिए वह सोचने लगती है कि आखिर कौन-सी ऐसी जगह हो सकती है जिसे हमने फाइंड आउट नहीं किया हो, जिसे हम सेफ समझ रहे हों। तो उनका ध्यान जाता है कि वह बेसमेंट ही हो सकती है। तो वह उससे कहती है कि हमें बहुत ही सँभल कर सब स्टेप्स लेने होंगे, तभी उसे कॉल भी आ जाती है और वह घर पहुँचती है। यहाँ पर अभी तक उन्होंने पूछताछ का काम शुरू ही रखा था, जिसमें नैन उनकी सबसे बड़ी सस्पेक्ट थी, और उससे पूछा जाता है कि आखिर तुम कब बताने वाली हो कि मेरी बहन कहाँ है? मॉम आती है, सॉन्ग पर हाथ उठाने वाली थी, पर वो उसे रोक लेती है और कहती है जब तक मेरी बहन नहीं मिल जाती, आप सभी सस्पेक्ट हैं और आप इसे प्रोटेक्ट करने की तो सोचिए मत, वरना आप भी सस्पेक्ट के घेरे में आ सकते हैं। और यहाँ पर सॉन्ग को भले ही सब कुछ इन्फॉर्मेशन मालूम होना शुरू हो चुकी थी, पर वह अभी भी इन्हें थोड़ा ट्रॉमा में रखना चाहती थी सच जानने के लिए, इसलिए उनसे यहाँ पर जांच-पड़ताल जारी रखी हुई थी और कहती है, मुझे जब तक सच नहीं पता लगता कि आखिर मेरी बहन कहाँ है, तो आप लोगों का आप लोगों को ऐसे ही रहना होगा। और डैड को भी पूछती है, क्या आप मॉम की साइड हो? तो डैड भी हाँ कह देते हैं कि मैं तुम्हारी मॉम के साइड हूँ। और डैड का ये जवाब सुनकर सॉन्ग भी अपने दिल को कड़ा कर लेती है कि ठीक है, तब आपकी फैमिली का मेरे से अब कोई लेना-देना नहीं है। असिस्टेंट भी कहता है, क्या हमें उन्हें जाने देना चाहिए? तो वह कहती है कि अब मैं भी देखना चाहती हूँ कि उन तीनों के जाने के बाद अब शैन कहाँ छुप सकता है। अब जाकर उसे यहाँ पर कॉल आती है और वह अंकल शैन की होती हैं, जो कि उससे मनी की डिमांड करते हैं कि अपनी बहन को बचाना है तो मेरे लिए इतनी मनी तो इकट्ठी करके रखो और मेरे अकाउंट में वह पहुँच जाने चाहिए। तुम्हारे पास सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 दिन हैं, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो गारंटी देता हूँ तुम्हारी बहन नहीं बचेगी। तो वह असिस्टेंट को कह देती है मनी इकट्ठे करने को, और वो पूरे के पूरे 3 बिलियन की डिमांड रखे हुए था और असिस्टेंट ने भी वह इकट्ठा कर लिया था। तो वह उससे पूछती है क्या सब रेडी है? तो वह हाँ करता है, और गेस व्हाट, नैन बाहर से सारी बातें सुन रही थी और यह सारी हरकतें यहाँ पर सॉन्ग जानबूझकर कर रही थी। उसे पता था यहाँ पर नैन सब देख रही होगी, इसलिए वह अब उसके जाने के बाद असिस्टेंट को कहती है कि अब शैन को ढूँढने का काम शुरू कर दो, और उन्हें तो पता ही था आखिर वह कहाँ पर है। जिसके बाद असिस्टेंट भी नैन के पीछे एक आदमी को लगा देता है, उसकी आगे की हरकतों को जानने के लिए। अब असिस्टेंट कहता है कि आखिर हम कब एक्शन लेने वाले हैं, बट वह कहती है तुम रिलैक्स रहो, उसकी हिम्मत नहीं होगी मेरी बहन को यहाँ पर कुछ भी हार्म करने की, और हमेशा से ही डेंजरस प्लेस वही होते आए हैं जो कि हम सेफ फील करते हैं, इसलिए हमें सेफ प्लेसेस को ही ढूंढना होगा। और वह सोच रही होती है कि आखिर उनके लिए सेफ प्लेस कौन हो सकता है, और वह बेसमेंट के अलावा आखिरकार कौन ही हो सकता है। इसलिए वह असिस्टेंट को रेडी रहने को कह देती है, और यहाँ पर शी को होश आ चुकी थी। वह खुद को खोलकर वहाँ से जा ही रही होती है कि अंकल यहाँ पर उठ जाते हैं, उसे धमकाने लगते हैं कि जब तक तुम्हारी बहन 3 बिलियन नहीं लाती है, तब तक तुम्हें यहाँ रहना होगा। बस 3 दिनों की बात है। उसके बाद तो मैं तुम्हारा खात्मा कर ही दूँगा। तुम्हारा क्या, तुम्हारी बहन का भी। तो वह उसके हाथ को काट कर वहाँ से दूर हो जाती है। तो अंकल को गुस्सा आ जाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी उँगली को काटने की? अब मैं तुम्हें बताता हूँ। एक बार मेरे हाथ में फंड आ जाए तुम्हारी फैमिली और तुम्हें तो मैं बताता हूँ
सारे लेसन्स मैं तुम्हें आज के आज सिखा के रहूँगा। उतने में वहाँ पर सॉन्ग आ जाती है और अंकल को ढो डालती है, अपनी बहन की को प्रोटेक्ट करती है। अंकल शॉक में होते हैं कि आखिर तुमने मुझे यहाँ ढूँढा कैसे? वह कहती है, क्यों तुम्हें कैसे लगा कि मैं तुम्हें नहीं ढूँढ सकता? और यहाँ पर वह अपने साथ नैन को भी पकड़ के लाए थे। नैन अंकल पर गुस्सा करती है कि मुझे लगा तुम काम के आदमी होगे, बट तुमने मुझे देखो कहाँ फँसा दिया। अब दोनों यहाँ पर झगड़ने लग जाते हैं, एक दूसरे का खून करने को उतारू थे। तो असिस्टेंट यहाँ पर किसी को कॉल करता है और वह मॉम और डैड को यहाँ बुला लिया था। मॉम अपनी बेटी को दूर करती है। अब अंकल आंटी कन्फ्यूज़न में होते हैं कि अंकल शैन यहाँ पर ज़िंदा कैसे हैं? तो यहाँ पर अंकल भी बताते हैं कि यह मैं हमेशा से ही ज़िंदा था, मैं बस तुम्हारी फैमिली की ब्लड लाइन को मिक्स करना चाहता था और इसे डिस्ट्रॉय करना चाहता था। इसलिए मैं छुप के बैठा हुआ था और हायर तो मैं ही होना डिज़र्व करता था। तुम्हारी फैमिली तो यहाँ पर अनएक्सपेक्टेडली आ चुकी है। सॉन्ग कहती है कि आप कभी भी कुछ भी डिज़र्व नहीं करते थे और अब यहाँ पर नैन का चेहरा भी सामने आ चुका था अंकल आंटी के पास, जो कि कहती है कि आप कभी भी मुझे मॉम डैड की तरह प्यार नहीं करते थे। और यहाँ पर उनके सामने ये सच भी आता है कि जब वह 3 साल की थी तभी उसे मालूम हो गया था कि वह उनकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है और यहाँ पर वह पहले से ही हर एक चीज़ को प्रिटेंड करती आ रही थी। वह उनकी बायोलॉजिकल डॉटर को उनसे दूर कर रही थी और वह तो काफ़ी एविडेंट दिख भी रहा है, जो कि वह कामयाब हो चुकी थी। तो वह उन दोनों को यहाँ पर सदमे पे सदमे लग रहे थे। उन्हें दुःख होता है जिस लड़की के लिए उन्होंने अपनी बायोलॉजिकल डॉटर को दूर किया, वह तो उनसे प्यार ही नहीं करती और उनका इस्तेमाल कर रही थी। अब यहाँ पर नैन जो है सॉन्ग को मारने वाली थी, बट उसे प्रोटेक्ट करने को यहाँ पर सी सामने आ जाती है और उसकी कंडीशन काफ़ी डेंजरस होती है। अब जाकर डैड को होश आती है, अपनी बेटी की फ़िक्र होती है, इसलिए हॉस्पिटल को कॉल करती है। सॉन्ग उसे होश में रहने को कहती है, पर वह वहीं पर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन बताया जाता है। असिस्टेंट वहाँ बता रहा होता है कि आपके मॉम डैड यहाँ बाहर आए हैं, बट उसे अब मॉम डैड से कोई मतलब नहीं था और उसकी बहन यहाँ पर काफ़ी टाइम से कोमा में थी। वह डेली उसकी केयर किया करती थी, उसे स्टोरीज़ सुनाती थी और फाइनली अब उसकी बहन यहाँ पर होश में आ जाती है। उन दोनों के इसी इमोशनल मोमेंट के साथ इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। और अगर आपको हमारे ड्रामा की एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हाइप करना ना भूलें। कमेंट करके बताएं कि आपको हमारे एक्सप्लेनेशन में और क्या चेंजेस चाहिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।